हेलो दोस्तों, आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आपके हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, HIV इज ए। तो ज़्यादातर मोस्टली बच्चे क्या समझते हैं कि HIV क्या है, एक डिजीज़ है। बट ऐसा नहीं होता। HIV डिजीज़ नहीं है। HIV तो एक तरह से वायरस है। मतलब इस वायरस का नाम है ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इससे जो बीमारी होती है वो उसका नाम है एड्स। वो तो सबको पता ही होगा इसके बारे में, उसका नाम है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब इस डिजीज़ में क्या होता है एक्चुअली में, अपनी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अपना जो डिफेंस सिस्टम होता है, वो ओवरऑल कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को जाना जाता है एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब ध्यान में रखना है बिल्कुल ही कि HIV डिजीज़ नहीं है, ये एक तरह का वायरस है। थोड़ा इस बीमारी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। नॉर्मली आप सब जानते होंगे DNA, RNA और प्रोटीन। इसके बारे में सब क्लियर होगा सबको। DNA से DNA का बनना क्या कहलाता है, सबको पता होगा, रेप्लिकेशन। DNA से RNA का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। अब जो नॉर्मल HIV का जो वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। कौन सा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। मतलब और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ये रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से, रेट्रो वायरस फैमिली से मेनली बिलोंग करता है। अब आप इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि HIV वायरस होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। अब हमने बताया कि DNA से बन रहा है RNA, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अब जो HIV का वायरस होता है उसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ये क्या करता है, RNA, ये RNA से वापस बनता है DNA में। इसी वजह से इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेट्रो। और इसीलिए इसे रेट्रो वायरस फैमिली से संबंधित माना गया है। अब HIV की वायरस की बात करें तो HIV वायरस होता है उसमें क्या पाया जाता है, दो चेन पाई जाती है, एक तो प्रोटीज होता है और एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। सबको क्लियर। थोड़ा सा HIV के बारे में और बातें करते हैं कि HIV मेनली किसके द्वारा स्प्रेड होता है। तो सबको पता ही होगा कि ये इसके बहुत सारे कॉजेज है, जैसे कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना, उसकी वजह से फैलता है। दूसरा होता है कि जैसे ड्यूरिंग सेक्स आपके होमोसेक्सुअल सेक्स हो रहा है, उसके द्वारा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसके द्वारा फैलता है। थर्ड होता है जैसे कि कोई मदर HIV इन्फेक्टेड होती है और लेबर के समय क्या होता है कि मदर का और बच्चे का ब्लड क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है। इसकी वजह से भी बच्चे में फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इसका कम कैसे किया जा सकता है, तो आपको पता है HIV का या स्प्रेड को कम होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि आप कंडोम यूज़ ले रहे हो, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हो, तो ये ऐसा हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। अब HIV के कुछ सिम्टम बता देता हूँ जो कि HIV के सिम्टम है। सबसे पहले मैं बताऊँ HIV में एक्चुअली में होता क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी के बारे में। अभी फ़िलहाल एक और क्वेश्चन बताता हूँ जो अभी हिमाचल प्रदेश स्टाफ नर्स में पूछा गया था कि जैसे कि कभी वायरस इन्फेक्शन होता है तो एक एलिमेंट सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंटरफेरोन। याद रख लेना, ज़रूर काम में आएगा। हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है कि वायरस इन्फेक्शन में क्या सीक्रेट होता है, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्लिनिकल फीचर ऑफ एड्स एक्सेप्ट। अभी मैंने बताया था कि क्लिनिकल फीचर क्या होता है। सबसे पहले फीवर जाहिर सी बात है, फीवर होगा। वेट गेन होने से रहा तो वेट गेन खत्म करते हैं अपन। वेट लॉस होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 महीने से ज़्यादा तक डायरिया होता है, इसलिए वेट लॉस होता है। लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी मतलब जो लिम्फ ग्लैंड्स पाई जाती है उनकी स्वेलिंग हो जाती है। एक्चुअली में अपने बॉडी में जो लिम्फ नोड है उनका एक्शन क्या होता है मैं बताता हूँ। एक्चुअली में जो अपने लिम्फ नोड होती है, जैसे कि अपने लिम्फ से कोई भी बैक्टीरिया निकल के जा रहा है या उससे बह के जा रहा है, तो लिम्फ नोड क्या करती है, उनको ट्रैप करती है, उनको फेगोसाइट करती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये लिम्फ नोड का असली पर्पज़ होता है। तो आपको यहाँ समझ में आया इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, वेट लॉस, वेट गेन, फीवर और लिम्फेडेनोपैथी। कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ जो ध्यान में रखना, बिल्कुल काम आएगी आपके एग्जाम में, कि जो HIV वायरस होता है वो किस पर अटैक करता है। स्पेशली याद रखना, T4 सेल।
इसी का दूसरा नाम है CD4 सेल। नॉर्मली क्या होता है कि जो T4 सेल होता है उसके नंबर कितने होते हैं, 800 में होती है, और T8 सेल होती है वो नंबर में कितनी होती है, 400। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो T4 सेल का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा सीवियर, HIV का इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा सीवियर तब माना जाता है जब T4 का सेल का नंबर काउंट घट कर कितना रह जाता है, 200। लेकिन HIV को वायरस किस पर अटैक नहीं करता, T8 पे सेल पर तो अटैक नहीं करता, तो उसका नंबर तो बना रहता है 400। तो रेशे कितना हो गया, 1:2। यही बोला जाता है कि HIV इन्फेक्शन में T4 T8 का रेशा जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंडिकेटर सेल होती है T4 सेल, मतलब कौन सी इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, सेलुलर। HIV का जो इन्फेक्शन होता है वो सेलुलर इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, न कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को। ह्यूमरल इम्यूनिटी में तो वही आती है B सेल, जबकि जो सेलुलर इम्यूनिटी होती है उसमें आती है T सेल। ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेरा विच टाइप ऑफ वैक्सीन। अभी एक क्वेश्चन तो अच्छा है पर इसके बारे में सब कुछ जानना जरूरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देता हूँ कि कोलेरा विच टाइप ऑफ वैक्सीन को इफेक्ट करता है। किल टाइप क्या होता है, किल्ड क्या होता है, टॉक्सोइड क्या होता है। टॉक्सोइड में कौन कौन से वैक्सीन आते हैं, याद करने वाली बात है, ज़रा याद रखना, टिटनस, डिप्थीरिया और बोटुलिज्म। आप इसको कैसे भी ट्रिक से याद करो तो ठीक है, बट ये टॉक्सोइड में ही आती है। लाइव वैक्सीन में आपको पता है कि लाइव वैक्सीन में बहुत सारी वैक्सीन आती है, फिर भी मैं नाम बताता हूँ आपको, जैसे कि BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर, मीजल्स, मम्स, रूबेला, टाइफाइड, वेरोसिला जोस्टर और रोटा वायरस, ये आती है लाइव वैक्सीन में। इसके अलावा किल्ड वैक्सीन की बात करें तो किल्ड वैक्सीन में क्या क्या सम्मिलित होती है, कौन कौन सी वैक्सीन आती है वो भी मैं बता देता हूँ, ज़रा याद रखना। किल्ड वैक्सीन में आती है प्लेग, पोलियो जो कि इंजेक्टेबल है वो वाला यूज़ किया जाता है किल्ड में, पर्टूसिस, टाइफाइड, टाइफस, हेपेटाइटिस और रेबीज, ये किस में इंक्लूड की जाएगी, आपकी किल्ड में। और इसके अलावा जो कोलेरा है वो तो इंक्लूड किया ही जाता है किसमें, किल्ड में। तो आप इनको ट्रिक से या कैसे भी करके वो याद कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ TT डोज गिवन टू द प्रेग्नेंट लेडी, मतलब प्रेग्नेंट लेडी को कितने TT डोज लगाना आवश्यक है। तो अच्छा सवाल है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो ध्यान में रखना आपको, कि वैसे तो जो TT डोज होता है प्रेगनेंसी के समय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाने की कोशिश करना, पर अगर न हो सुविधा तो आप उसको 12 वीक तक तो लगा ही देना, ज़रूर चीज़ याद रखना। 2 वैक्सीन लगेंगे, TT फर्स्ट और TT सेकेंड। इनके बीच में अंतराल कितने को महीने का रहना चाहिए, 1 मंथ का रहना चाहिए। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में किन किन को इंक्लूड किया गया, तो सभी लोग आंसर देते हैं कि 0 से 5 साल तक के बच्चों को, या फिर बच्चों को या माँ को, या फिर माँ को या बच्चों को, ऐसा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबको पता है कि TT वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया है। तो जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो मदर प्लस चाइल्ड दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। अब TT वैक्सीन के बारे में सबको क्लियर हो गया होगा कि 12 वीक तक लगा देना है, 2 वैक्सीन के बीच में 1 मंथ का गैप रखना है। हाँ, एक चीज़ और ज़रूरी, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर हो रही है, कितने साल के अंदर, 3 साल के अंदर हो रही है, तो एक बूस्टर डोज लगा के अगली वाली प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है। अगर वो वही प्रेगनेंसी 3 साल के बाद हो रही है तो आपको जैसा आपने फर्स्ट प्रेगनेंसी में किया था वैसा का वैसे आपको सेकंड प्रेगनेंसी में रिपीट करना है। अब वैक्सीन क्यों लगाते हैं वो भी थोड़ा सुन लो, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, नियोनेटम टिटनेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए नियोनेटम टिटनेस को दूसरे नाम से जानते थे, एट द डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। इसके क्लासिफिकल फाइंडिंग होती है धनुषाकार शरीर हो जाता है, मतलब ओफस्थोटोनस बॉडी हो जाती है, मतलब बॉडी रिजिड होकर थोड़ी मुड़ जाती है, ओफस्थोटोनस बॉडी के नाम से जाना जाता है। TT इसलिए लगाते हैं। TT लगाने के लिए कोई पर्पज़ है, कुछ मेथड है जो भी आपको बताया होता हूँ मैं कि किस तरीके से लगाई जाती है TT की। इसमें क्या होना चाहिए, 5 टेक्निक काम में ली जाता है, जैसे कि क्लीन हैंड, सबको पता होगा क्लीन हैंड किया जाता है। इसके अलावा क्या होती है, क्लीन सरफेस, इसके अलावा क्या होती है, क्लीन कट,
इसके अलावा क्या होती है क्लीन कोड, इसके अलावा क्या होती है क्लीन स्टम्प टाई, मतलब इलेक्ट्रिकल कोड को जो आपको स्टम्प होता है उसको अच्छे से टाई करना है। ये टेक्निक्स होती है जो काम में ली जाती है, वो स्पेशली टिटनेस के पेशेंट में काम में ली जाती है। टिटनेस और टिटेनी में कंफ्यूज मत होना, टिटेनी अलग वर्ड है और टिटनेस अलग वर्ड है। टिटेनी तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है मस्कुलर वेसो स्पाज्म होते हैं। वैसे आपको बताओ कि कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 8.6 से लेकर 10.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसकी वजह से दो साइन आते हैं जो कि सबको पता होता है, एक तो होता है मस्कुलर स्पाज्म जो कि टिटेनी है, दूसरा एक आता चॉस्टॉक साइन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो चीक की जो फेशियल मसल होती है उसमें ट्विस्टिंग होती है। एक होता है ट्रोसिस साइन होता है, जो ट्रोसिस साइन में एक्सपेशली क्या होता है जब आप किसी भी हैंड में बीपी को मॉनिटर करते हैं तो हैंड में ट्विस्टिंग होती है या हैंड थोड़ा ट्विस्ट करता है, ये ट्रोसिस साइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टीटी के बारे में सारी बातें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन भोपाल गैस ट्रेजेडी विच गैस इज लीक्ड। आपको सबको पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो मैं बता देता हूँ आपको सिंपल से इसके बारे में कि भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको सबको पता होगा कि 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी जिसके लीकेज होने की वजह से समस्याएं पैदा हुई थी। नॉइज इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉइज इज मेजर इन, नॉइज को किस में मेजर किया जाता है, तो सबको पता हो नॉइज को मेजर करने का मात्रक होता है डेसिबल में। नॉइज को मेजर करने का मात्रक क्या होता है, डेसिबल में, यह है डेसिबल में। इसके अलावा डॉप्सन क्या होता है, ओजोन परत होती है उसकी मोटाई को नापने के लिए डॉप्सन को काम लिया। डायप्टर क्या होता है, लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ होती है उसको मापने का मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है।